नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 97 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों। और ग्रामर का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। संज्ञा प्रकरण से लेकर के ये प्रत्येक टॉपिक को सरल विधि में और ट्रिक के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है। और साहित्य में चल रहा है। छंद स्टार्ट हो गए हैं। छंद की 3 क्लासें मैंने पहले दे चुका हूं। और आज हम पढ़ने वाले उपजाति छंद पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? उपजाति छंद। उपजाति छंद में आपको याद रखना कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्रथम चरण में इंद्र वज्रा का लक्षण आ जाए और द्वितीय चरण में उपेंद्र वज्रा का आ जाए, फिर आ जाए मान लीजिए इंद्र वज्रा का और या उपेंद्र। कहने का मतलब जब दोनों छंदों का इसमें लक्षण मैच कर रहा है तो आपको यहाँ उपजाति छंद करना है। उपजाति छंद में क्या होता है कि यह आता है कि उपजाति छंद में कौन कौन से छंदों का मिश्रण है। तो आपको याद रखना है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इसका लक्षण देखना उपजाति छंद का, ठीक है। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो पादो यदि यावुप जातस यास तथा ता। इसमें क्या होगा देखना। जैसे पहले में क्या है? जगन, फिर ये जबान जगन और ताराज तगन, जबान जगन और गुरु गुरु, यानी 2 गुरु। तो ये लक्षण तो हुआ उपेंद्र वज्रा का, ठीक है। अब देखिए नीचे यहां दे रखा है ताराज तगन और जबान जगन और 2 गुरु। तो ये होगा आपका इंद्र वज्रा का, यानी इसमें क्या हुआ? इंद्र वज्रा। और इसमें क्या होगा? उपेंद्र वज्रा, ठीक है। अब दोनों छंदों का मिश्रण हो रहा है, दोनों छंदों के लक्षण मैच कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना उपजाति छंदी करना है। आगे देखना, इसमें दे रखा है कि उपजाति छंद इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा छंदों का मिश्रण होने पर बनता है। आपको याद रखना प्यारे साथियों कि उपजाति छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होने पर ही उपजाति छंद बनता है। इस प्रकार अन्य सजातीय छंदों का मिश्रण होने पर उपजाति छंद बनता है, ठीक है। इसके वही प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और टोटल यदि हम बात करें तो कितने होते हैं? 44 अर्थात 44 होते हैं चारों चरणों में, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका यह है तो क्या हो जाएगा? जैसे साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है। आगे क्या हो जाएगा? तद बागदेयम परमम पशुनाम। आपको याद ये रखना कि देखिए जैसे लक्षण इसमें उदाहरण आया, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद बागदेयम परमम पशुनाम। इसमें यह बताया गया है कि जिस मनुष्य को साहित्य संगीत और जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वो साक्षात पशु के यानी बिना पूंछ और सींग के पशु के समान माना जाता है। यानी इस संसार में जिस मनुष्य को साहित्य संगीत यानी साहित्य संगीत और कला से रहित होता है, जो मनुष्य इस संसार में साहित्य संगीत और कला से क्या होता है? रहित होता है, यानी हीन होता है, ये नहीं होते, तो वे मनुष्य साक्षात बिना पूंछ और सींग के पशु होते हैं।
तृणम न खादन अपि जीव माने, तृणम न खादन अपि जीव में, यानी वह घास, तृणम घास, न खादन अपि न खाते हुए भी जीव माने जीवित रहते हैं। तद वागदेयम परमम पशुनाम, ये तो पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते, नहीं तो घास खाने लगे तो पशुओं को घास भी दुर्लभ हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जिन मनुष्य के पास साहित्य, संगीत और कला नहीं होती है, वे मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु माने जाते हैं। यदि वे घास यानी घास न खाते हुए भी वे क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तद भागदेयम परमम पशुना, यानी ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते, नहीं तो घास खाने लगे तो घास भी दुर्लभ, पशुओं को घास भी दुर्लभ हो जाए। इतने हैं, संसार में बहुत सारे मूर्ख हैं, दुष्ट व्यक्ति ज्यादा हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति कम होते हैं। देख लो, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, यहाँ हमें देखिए हिंदी अर्थ आपको आए या नहीं आए, यदि आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना कि गण लगा के देखना है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास थी उसमें गण बताए थे, देखना यहां दे रखा है कि देखिए जैसे ताराज, तो तगण हो गया, ये तगण हो गया, और या ताराज ये तगण, और जबान जगन, और यहाँ दो गुरु। ठीक है, अब ये लक्षण कौन से छंद का गया, इंद्र वज्रा का, इंद्र वज्राह। आगे देखना, ताराज, ताराज अर्थात तगण 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 तगण, और जबान अर्थात जगन, और दो गुरु। ये भी कौन से का गया, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्राह। आगे देखिए, जबान जगन, ताराज तगण, और जबान जगन, और दो गुरु। तो ये नियम कौन से का हो गया, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र उपेंद्र वज्रा। ठीक है, इसमें ताराज तगण, ताराज तगण, जबान जगन, और दो गुरु। तो ये कौन से का हो गया, इंद्र वज्रा का। ठीक है, अब आपको देखिए दोनों छंदों का मिश्रण हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ उपजाति छंद होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप तो देख लेना कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मैच करके यानी गण लगा करके देख लेना, यदि अलग नजर आए दोनों का लक्षण इसमें हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना उपजाति छंदी वहां पर करना है। अब आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना रथोदत्ता क्या हो जाएगा, रथोदत्ता। रथोदत्ता में ध्यान रखना हो, इसका लक्षण होगा, इसमें क्या होता है कि 11 वर्ण होते हैं इसमें भी, और ये आ जाता है कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको क्या करना, लक्षण याद रखना है। इसका क्या याद रखना है, लक्षण याद रखना है। देखना, रान नरा वी है रथोदत्ता लगो, अर्थात देखिए यहां राजबा क्या हो जाएगा, राजबा है ना। देखो मैंने जब आपको बताया था गण व्यवस्था लगा करके वहां बताया था मैंने, तो राजबा तो ये होगा रगण। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया था कि तीनों में यदि लघु हो, देखिए पहले में दीर्घ, दूसरे में लघु, और फिर तीसरे में दीर्घ हो तो रगण होगा, और तीनों में यदि लघु हो तो नगण यानी नसल, तो नगण होगा। फिर यहां वही रगण, राजबा, और एक लघु और एक गुरु। इसमें आपको याद रखना रनर लघु गुरु, एक ट्रिक है, इस तरीके से याद रख लेना है इसको।
रनर लघु गुरु, यानी र से रगण, न से नगण, और र से क्या हो जाएगा रगण, न से नगण, और र से रगण, और लघु गुरु, एक लघु और एक गुरु, ये आपको याद रखना है। देखना, रथोदत्ता छंद के प्रत्येक चरण में, यानी रथोदत्ता छंद के प्रत्येक चरण में क्या होता है 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं 11 वर्ण होते हैं। देख लो, तथा प्रत्येक पाद में क्रमशः, अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण, नगण, रगण तथा अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। रथोदत्ता छंद को याद रखना प्यारे साथियों, मैंने ट्रिक दी है कि र नर लघु गुरु, र रगण, न नगण, और र रगण, और एक लघु और एक गुरु। तीसरे, आठवें, चौथे तथा सातवें वर्ण पर यति होती है, अर्थात यति होती है जहां हम बोलते समय जो श्वास लेते हैं या रुकते हैं, विराम लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहां होती है। इसमें एक तो तीसरे वर्ण पे और आठवें पे, चौथे और सातवें वर्ण पर क्या होती है यति होती है। कभी कभी आ जाता है कि तीसरे, आठवें, चौथे और सातवें वर्ण पर यति किस छंद में होती है, तो आपको याद रखना रथोदत्ता छंद में। आगे दे रखा है वियोगिनी। क्या दे रखा है वियोगिनी। देखना, वियोगिनी का जो लक्षण होगा, विस्मय, सस जा गुरु समय, सबरा लोअत गुरुर वियोगिनी। याद रह जाएगा, विस्मय, सस जा गुरु समय, सबरा लोअत गुरुर वियोगिनी। अब इसमें आपको याद रखना है कि देखिए, जैसे ये पहला वर्ण लघु, पहला लघु, दूसरा लघु और तीसरा दीर्घ, तो ये कौन से में जाएगा सलगा, यानी सगण। क्या बन जाएगा इससे सगण। इससे भी वही क्या बनेगा सगण। और रा जबान, तो जगण हो जाएगा। क्या बन जाएगा इससे जगण। और आगे ये गुरु हो जाएगा, ठीक है, एक गुरु है इसमें। और सबरा में देखिए सलगा, वही सगण होगा। और यहां क्या होगा बानस, तो बगण हो जाएगा। और यहां राजबा, तो रगण होगा। और यहां गुरु, ठीक है, रगण और ये गुरु हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना कि इसमें ये अर्ध संवृत छंद है। इसमें क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में तो 10 अक्षर होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है कि 11 अक्षर होते हैं, अर्थात 11 वर्ण होते हैं। अर्ध संवृत छंद है ये वाला वियोगिनी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें पूरे चरण, यदि हम बात करें पूरे श्लोक की बात करें तो क्या होगा 42 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं 42। तो आपको याद रह जाएगा, वियोगिनी में तो क्या रहता है कि प्रथम और तृतीय चरण में तो क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 10 अक्षर होते हैं, 10 वर्ण होते हैं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, यानी दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है कि 11 अक्षर होते हैं। जब दोनों यानी टोटल मिलाया जाता है तो 42 होते हैं, ये 42। यदि वियोगिनी में पूछा जाए कि टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 42 अर्थात 42, ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है सगण, सगण
जगण और गुरु। और फिर आगे कहने का मतलब यह है कि देखिए प्रथम चरण में, यानी प्रथम चरण और तृतीय चरण में तो गण व्यवस्था क्या होनी चाहिए? सगण, सगण, जगण और गुरु, है ना। और आगे क्या हो जाएगी? सेकंड वाले में और फोर्थ वाले चरण में 11-11 अक्षर होते हैं, तो इसमें गण व्यवस्था लगेगी सगण, बगण, रगण और एक गुरु। ठीक है, मैं यहां पूरा लिख देता हूं इसको। सगण, क्या हो गया? सगण। तो इस प्रकार से याद रह जाएगा आपको। वियोगिनी में क्या होता है कि प्रथम चरण में और तृतीय चरण में गण व्यवस्था क्या होगी? सगण, सगण, जगण और एक गुरु। और चौथे यानी दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएगी? सगण, बगण, रगण और एक गुरु। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रहेगी। तो आज हमने पहले साथ उपजाति छंद कंप्लीट किया, जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप होता है, यानी इन दोनों से बना हुआ छंद होता है उपजाति छंद, जिसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। टोटल मिलाए तो 44 होते हैं, अर्थात 42 होते हैं। हमने पढ़ा रथोदता। रथोदता में ध्यान रखना कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते, तो इसमें भी कितने हो गए? 44 हो गए। इसमें आपको ये ट्रिक याद रखा, रनर, लघु, गुरु, क्योंकि जो 11 वर्ण है वो इंद्र वज्रा में भी होता है, उपेंद्र वज्रा में भी होते हैं और उपजाति छंद में भी होते हैं। लेकिन आपको इसका गण व्यवस्था लगा करके देख लेना। यदि रनर, रसे, रगण, नैसे, नगण, रसे, रगण और एक लघु और एक गुरु आए तो वहां रथोदत्ता होगा। वियोगिनी में आपको याद रह जाएगा कि पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 10-10 अक्षर वर्ण होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होते हैं? 11-11 अक्षर होते हैं। यदि टोटल मिलाया जाए पूरे श्लोक में तो कितना होता है? 42 होते हैं, यानी 42। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने बिल्कुल एकदम सरल विधि से जितना कोशिश की थी मैंने, और वो किया है। पिछली क्लासों में भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट और ट्रिक के साथ में कंप्लीट किया था। बस आपको पढ़ना तो है, साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।